प्रिय विद्यार्थी, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ओपेरान कंसेप्ट और एक और टॉपिक, वही चीज़ है लगभग समान ही, लैक ओपेरान, ये दो सिलेबस में है। दो अलग अलग डेट पर लेक्चर है, तो ये इसका आज हम लोग सम्मिलित रूप से यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग आज विचार करेंगे ओपेरान कंसेप्ट पे और लैक ओपेरान पे। तो देखिए, जो ओपेरान कंसेप्ट है, इसका पूरा आधार, इसकी डिस्कवरी यह लैक ओपेरान के अध्ययन के दौरान ही हुआ था। तो जो ओपेरान कंसेप्ट है, इसका बुनियादी आधार क्या है, कहाँ से ये आया? तो लैक ओपेरान के अध्ययन के दौरान ही यह आया था। तो नेचुरल है कि ओपेरान कंसेप्ट की वार्तालाप करते समय लैक ओपेरान भी आएगा और फिर लैक ओपेरान को वहाँ से डिटेल आगे खींच लिया जाएगा। तो देखिए, ओपेरान कंसेप्ट में यह काम जो है जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 और 1965 किया था। और उन्होंने ओपेरान कंसेप्ट दिया क्या बताने के लिए? तो रेगुलेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट, यह बताने के लिए। ओपेरान होता क्या है, ओपेरान का मतलब क्या है? यह क्लस्टर ऑफ जीन है दैट वर्क्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। एक जीन नहीं काम करते हैं, ये जीन के गुच्छे हैं जिन्हें ओपेरान कह रहे हैं, और ये आपस में सम्मिलित रूप से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए अपने फंक्शन को अंजाम देते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। तो ओपेरान का मतलब हुआ क्लस्टर ऑफ जीन दैट वर्क्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। जीन रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपेरान वाज द फर्स्ट जेनेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू बी अंडरस्टूड क्लियरली। जो पहली बार जेनेटिक मटेरियल के रेगुलेशन के मैकेनिज्म को जाना गया, वह ओपेरान के द्वारा ही जाना गया, लैक ओपेरान विशेष तौर से। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, और प्रोकैरियोट में होने वाले जीन रेगुलेशन का ये पहला और सबसे अच्छा उदाहरण बनता है। The लैक ओपेरान इज बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ए रिप्रेसिबल सिस्टम वर्क्स। इनके अलावा जीन रेगुलेशन तो बताता ही है, साथ में रिप्रेसर कैसे काम करता है यह भी लैक ओपेरान ही बताता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीर आपके लिए लगाए हैं, तो इसमें लैक ओपेरान भी इंक्लूडेड हो जाएगा। जैसे कि पहले मैं बताया था कई चीज़ें जो कि जनरल क्लास में जीन रेगुलेशन के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसलेशन लेवल पे, एक्सटर्नल स्टिमुली, इंटरनल स्टिमुली, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब नाना विधि से ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। पर अब जब ओपेरान कंसेप्ट नाम लेके जीन रेगुलेशन की बात करते हैं, तब हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि ओपेरान क्लस्टर ऑफ जीन है और उसी के अंतर्गत हमें जीन रेगुलेशन की राह खोजने हैं, राह निकालने हैं। अच्छा, लैक ओपेरान में होता क्या है? ओपेरान कई होते हैं, हिस्ट ओपेरान, लैक ओपेरान, मॉट ओपेरान मोटिलिटी से संबंधित होगा, अभी उनका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन अब चित्र में चूँकि और भी आगे के हैं, तो थोड़ा सा हल्का यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन बन जाए। तो हल्के इंट्रोडक्शन में यह है कि ये जो चित्र बना है, इसमें लैक्टोज सबस्ट्रेट है ई कोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है। तो इसी का विखंडन होता है, कैटाबोलिज्म ऑफ ये देखिए, अब ये क्लियर दिख रहा है।
लैक्टोज एंड क्लीवेज प्रोडक्ट, ऊपर में लैक्टोज है और नीचे में डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज है। तात्पर्य यह है कि लैक्टोज को ब्रेक किया जाएगा तो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज बनेगा। यह काम ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। ठीक है, और इसी के लिए जो एंजाइम बनता है उनके रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इधर के चित्रों में बहुत छोटा में यदि बताया जाए तो यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि लैक ओपेरान जो इंटीग्रेटेड लीनियर सीरीज ऑफ जीन हैं जो इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, ये किस प्रकार से डीएनए के स्ट्रैंड पे रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन में विभेदित होते हैं। तो यह लैक ओपेरान का एक जनरल आइडिया हो गया। और उसके बाद यह किस प्रकार से इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम दोनों है, कैसे लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर का काम करता है। तो इन चित्रों में एक एक करके यही चीज़ बताई गई है। अलग अलग तरह से मॉडल रख के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इंड्यूसर और रिप्रेसर प्रोटीन के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और रिप्रेसर और ऑपरेटर के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और उससे आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा किए जाने वाले ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इन चित्रों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। क्या चीज़ यहाँ मिलेगा और आगे चल के हम लोग इन चित्रों को भी बड़ा करके देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी के आधार पे समझा जाए। He studied synthesis of enzyme responsible for degradation of lactose sugar in E. coli bacteria. 3-letter abbreviation used for naming operan. ये जो ओपेरान होते हैं उनका जब नामकरण की बात आती है तो 3 लेटर का उनका नामकरण किया जाता है, 3 लेटर में एब्रेविएट किया जाता है। जैसे आप कहते हैं लैक ओपेरान, तो इसका मतलब क्या है? दी एबिलिटी टू यूज लैक्टोज। हिस ओपेरान, दी एबिलिटी टू सिंथेसाइज एमिनो एसिड हिस्टिडीन। मॉट ओपेरान, स्विमिंग मोटेलिटी। और एसएमआर, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन। इन तीनों के अलग अलग अपना ओपेरान हैं चारों के। ये लैक ओपेरान, हिस ओपेरान, मॉट ओपेरान और एसएमआर ओपेरान के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब लैक ओपेरान तक ही ओपेरान नहीं सीमित है, ओपेरान अनेक प्रकार के आए हैं जिसमें 4 का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। It is envisaged presence of regulatory part and structural group of gene। तो ये जो ग्रुप ऑफ जीन हैं यह पुनः 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। एक तो रेगुलेटर जीन्स और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स आर डाउन स्ट्रीम एंड डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय अपस्ट्रीम रेगुलेटर जीन। जो जब बाएं तरफ डीएनए के स्ट्रैंड पे चलिएगा तो इसे अप स्ट्रैंड कहते हैं, और जब आप अपने दाहिने हाथ की ओर डीएनए स्ट्रैंड पे चलिएगा तो इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन कहाँ पाया जाता है? ये डाउन स्ट्रीम पे पाया जाता है, दाहिने तरफ डीएनए पर। डीएनए का एक स्ट्रैंड खींच दीजिए और जहाँ बैठे हैं वहाँ से दाहिने तरफ का एरिया इंडिकेट करिए तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन पाया जाएगा, और बाएं वाले साइड में रेगुलेटरी जीन पाया जाएगा। और रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करता है। और कैसे रेगुलेट करता है? तो अपने अंदर पाए जाने वाले रेगुलेटर जीन के द्वारा, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल मोड ऑफ फंक्शनिंग आर सजेस्टेड। यह जो
प्रोसेस है, जो इंटायर फिनोमेना है, यह इंड्यूसिबल भी होता है और रिप्रेसिबल भी होता है। रिप्रेसिबल इसलिए होता है कि सिस्टम ऑफ है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड है और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक है, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। पर लैक्टोज इसे इंड्यूसिबल सिस्टम भी साबित करता है। कैसे कि लैक्टोज जब मीडियम में आता है तो ऑर्गेनिज्म को, इकोलाई को ज़रूरत पड़ती है एंजाइम की, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और जब इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है तो लैक्टोज जो है यह एक बहुत अच्छा इंड्यूसर भी है लैकोपेरान का। तो यह रिप्रेसर से बाइंड करके उसे इनएक्टिवेट कर देता है, और जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है तो ऑपरेटर साइड से उसकी बाइंडिंग नहीं रह जाती है, वो वहाँ से अलग हट जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज के फर्दर प्रोग्रेस का रास्ता खुल जाता है और तब वहाँ पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होने लगती है। तो यह ऑपरेटर पर के ब्लॉकेज को रिप्रेसर द्वारा बनाया गया है उसे दूर करने का काम करता है। हाउएवर दिस सिस्टम इज केप्ट ऑफ बाय सिंथेसाइजिंग रिस्पॉन्सेस रिप्रेसर विच बाइंड एंड ब्लॉक्स ऑपरेटर फॉर स्लाइडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड नहीं कर पाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ऑपरेटर है उसके बाएं तरफ रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटर है, और उसके दाहिने तरफ स्ट्रक्चरल जीन है। एमआरएनए किससे बनता है? स्ट्रक्चरल जीन से बनता है। हाउएवर दिस सिस्टम इज केप्ट ऑफ बाय सिंथेसाइजिंग रिप्रेसर। रिप्रेसर बना के सिस्टम को सामान्य स्थिति में ऑफ करके रखा जाता है, और जब मीडियम में लैक्टोज आएगा तभी यह ऑन किया जाएगा। वैसे हर वक्त एंजाइम नहीं बनते रहती है, जब ज़रूरत होगी तभी बनेगी, और वह ज़रूरत कब होगी? तो जब लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आएगा तभी होगी। However, the system is kept off by synthesizing repressor which binds to operator, और यह स्लाइडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रोक देता है। अब देखिए, एक यहाँ पर जनरल चित्र आपके लिए है, तो इसमें मैंने बताया है कि स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन, ये लैकोपेरान का चित्र है पहला वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक तरफ स्ट्रक्चरल जीन 1 2 3 कहिए, जो 1 2 3 यहाँ पे लिखा है, या अल्फा बीटा गामा भी लोग कहते हैं, और उसके स्ट्रक्चरल साइड के बाएं में ठीक ऑपरेटर है, उसके बाएं में प्रोमोटर है, और उसके बाएं में रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर से लेके ऑपरेटर तक ये इतना रेगुलेटरी जीन है, और दाहिने तरफ वाले 3 1 2 3 या अल्फा बीटा गामा ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब देखिए, रेगुलेटरी जीन से बताया गया है कि ट्रांसलेशन होके और रिप्रेसर का निर्माण हो रहा है। रिप्रेसर एक प्रोटीन है, और यह रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर पे, जैसा कि एरो मार्क से दिखाया गया है। अब देखिए, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक हो गया, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि रिप्रेसर के द्वारा सिस्टम को ऑफ करके रखा गया है। हर वक्त लैक्टोज नहीं है, हर वक्त एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तभी सिंथेसाइज होगा, उसके लिए वहाँ लैक्टोज को आना पड़ेगा। पर नॉर्मल प्रक्रिया क्या है कि रिप्रेसर प्रोटीन बनता है रेगुलेटरी जीन से, और वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को रोक देता है। तो यह बुनियादी कार्य है इन लोगों का। अच्छा, दूसरे वाले तस्वीर में दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर का स्थान दोनों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर रिप्रेसर नहीं लगा हुआ है, रिप्रेसर हट गया है, और तब आरएनए पॉलीमरेज भी आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है,
जिसे कहा गया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, माने आगे बढ़ता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन जो हैं, लैक जेड है, लैक वाई है और लैक ए है, विच इनकोड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज। ये 3 चीज़ जो है एंजाइम, इनका निर्माण, ये अलग अलग इनका एंजाइम इनका होता है, पर एक्चुअली तीनों का एक साथ पॉली mRNA बनेगा और पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और उसके बाद वो खंडित होके ये 3 एंजाइम बनाएगा अलग अलग। In fact, these enzymes are synthesized as polypeptide, which then breaks into component enzyme. बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करता क्या है? ब्रेक्स दी लैक्टोज, जैसा कि यहाँ दिया गया है, लैक्टोज को गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में तोड़ता है। The lactose permease which sits in the cytoplasmic membrane ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोज इनटू दी सेल। अब यह लैक्टोज का खंडन नहीं करेगा, विखंडित नहीं करेगा, कैटाबोलिज्म उसका नहीं करेगा, बल्कि जो परमिएज एंजाइम है उसका पूरा नाम लैक्टोज परमिएज है, यह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे बैठा रहता है और यह लैक्टोज का एंट्री फैसिलिटेट करता है सेल के अंदर। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, यह एंजाइम साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली क्लीव्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है। और परमिएज क्या है? उसका परमिएबिलिटी बढ़ा देता है लैक्टोज का, वह सेल मेम्ब्रेन से के बाहर से अंदर आ जाए। और ये खुद बैठा कहाँ रहता है परमिएज? तो सेल मेम्ब्रेन में बैठा रहता है। अब यह सामान्य सी बात है कि जब लैक्टोज आए तब एंजाइम बने, तब तो ये ठीक है, लेकिन वैसे ऑल अराउंड बनता रहे यह बड़ा नुकसानदेह होगा, इसलिए यह ऐसा होता नहीं है। ये तभी बनता है, तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा उस mRNA का, जब लैक्टोज सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो। और इफ देयर इज ए मोर प्रिफरेबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज लैक्टोज की तुलना में प्रिफरेबल है, तो जब तक ग्लूकोज रहेगा तब तक यह कार्य नहीं संपादित होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज से ही डायरेक्ट एनर्जी लेगा। रेगुलेटरी जीन्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन क्या क्या? रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर। रेगुलेटर से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, साइक्लिक एमपी लगता है, सीआरपी प्रोटीन लगता है। रेगुलेटर सिंथेसाइजेज रिप्रेसर जीन। लैक जेड इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। लैक जेड जो है, इट इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एन इंट्रासेलुलर एंजाइम। ये क्या है? इंट्रासेलुलर एंजाइम है दैट क्लीव्स द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। Like Y encodes beta galactosidase permease, an inner membrane-bound symporter that pumps lactose into the cell using proton gradient. प्रोटॉन ग्रेडियंट के एनर्जी से यह लैक्टोज के मालिक्यूल को मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ लाता है। लैक ए इनक्लोजेज इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब लैक ए जो है यह बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज, ये क्या करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज को इनकोड करता है लैक ए,
an enzyme that transfer an acetyl group from acetyl coenzyme A to beta galactosidase that binds with अब देखिए कैटाबोलिज्म, इनका मैकेनिज्म क्या है। कैटाबोलिज्म मतलब विखंडन, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विखंडन करेगा ना लैक्टोज का, तो इसका क्या मैकेनिज्म है। रेगुलेटर प्रोड्यूसेज रिप्रेसर दैट बाइंड्स विथ ऑपरेटर एंड सिस्टम इज ऑफ, hence called repressible system. But when lactose and inducer is added in the system, it binds with repressor to inactivate it, and path is open for enzyme synthesis of the enzyme beta galactosidase etc. क्योंकि 3 एंजाइम है, तो इस वजह से यह इंड्यूसिबल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। इसकी उपस्थिति ट्रांसक्रिप्शन और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का ट्रांसलेशन यह दोनों बढ़ा देता है, तो यह इंड्यूसिबल सिस्टम की तरह काम किया। RNA पॉलीमरेज बाइंड्स एट प्रोमोटर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक AMP। प्रोमोटर पर जब तक साइक्लिक AMP नहीं रहेगा तब तक यह बाइंड नहीं करेगा RNA पॉलीमरेज। The holoenzyme RNA polymerase attaches by sigma factor, which dissociates, making core enzyme unstable, which in turn starts slipping on a strand, and if do not encounter repressor, transcribe messenger RNA for enzyme synthesis। इसमें ये कहा गया है कि जो होलो एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, इसमें एक हिस्सा सिग्मा फैक्टर भी है, उसी के सहारे यह जुड़ता है DNA पे, प्रोमोटर साइड पे, और उसके बाद सिग्मा फैक्टर जुड़ने के बाद हट जाता है, और उस हटने की वजह से RNA पॉलीमरेज अनस्टेबल हो जाता है और वह स्लिप करते हुए आगे बढ़ता है, स्लाइड करते हुए, और यदि रास्ते में ऑपरेटर फ्री मिलेगा तब तो आगे बढ़ते हुए ट्रांसक्रिप्शन शुरू करके mRNA का निर्माण कर देगा। Promoter binds with RNA polymerase, operator binds with repressor protein to keep the system off. Cyclic AMP binds to inactive CAP, which on promoter allow binding of RNA polymerase, which transcribes। अब देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखाया गया है जिसमें आई या आर, यहाँ पर लैक आई लिखा हुआ है DNA के बगल में बाएं तरफ से ब्लू कलर का, तो यह है रेगुलेटर, और इसके बगल में जो है वह है प्रोमोटर का रीजन, जहाँ पर कि CAP बाइंडिंग साइट है, या प्रोटीन वहाँ बाइंड होगा, लेकिन प्रोटीन तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक कि उसे साइक्लिक AMP नहीं मिलेगा। साइक्लिक AMP जब CAP प्रोटीन में बंध जाता है तब CAP या कैप एक्टिव हो जाता है और यह जाके प्रोमोटर पे बाइंड होता है, और इसके बाइंड होने से RNA पॉलीमरेज भी वहाँ पर बाइंड होगा और इसकी एफिनिटी उस प्रोमोटर पे बढ़ जाती है। रिप्रेसर इनएक्टिव लैक रिप्रेसर, अब देखिए इस प्रकार से लाल रंग का कवर कर दिया गया है, तो यहाँ पर जब इंड्यूसर लगेगा रिप्रेसर में तो रिप्रेसर इनएक्टिव होकर हट जाता है ऑपरेटर से, और तब RNA पॉलीमरेज का रास्ता खुलता है, वह स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा और स्ट्रक्चरल जीन से गुजरते हुए मैसेंजर RNA बनाएगा। यह भी वही चीज़ है। अब ये देखिए लैक ओपेरान का एक जनरल आइडिया इसमें क्या क्या हो रहा है, तो देखिए दाहिने तरफ लैक जेड, लैक वाई, लैक ए,
है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है, और बाएं वाला पीला रंग से लेके सब जो है वो लाल वाले की तरफ वो सब रेगुलेटर जीन है। इसमें दो एरो दिया गया है, वहाँ से लाल तक यह प्रमोटर है, और दो येलो कलर का जो है O1 और O2 यह ऑपरेटर है, और जो बाएं तरफ है वह R या I बोला जाता है, यह रेगुलेटर जीन है जो रिप्रेसर बनाएगा। अब देखिए, एक तो कहा कि रिप्रेसिबल सिस्टम भी है और इंड्यूसिबल सिस्टम है लैकोपेरान। अब सवाल आया कि निगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान कैसे होता है। तो देखिए, रेगुलेटर से रिप्रेसर प्रोटीन बना, 4 गोली एक दूसरे पे लगा हुआ है, और यह सीधे नीचे की ओर एकदम चले आई है जहाँ लाल रंग का क्रॉस बना है। तो अब देखिए यही किस प्रकार से आके बाइंड करता है O1 और O2 पे, ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2। ये देखिए O1 और O2 लिखा हुआ है ना, तो इन ये घूम जाएगा, कर्व हो जाएगा, और O1 और O2 पर जो 4 मालिक्यूल रिप्रेसर के हैं वो आके अरेंज हो जाएंगे। देखिए क्रॉस के ठीक नीचे O2 O1 और बीच में 4 गोली छोटा छोटा, जो कि रिप्रेसर को इंडिकेट करता है, और बाएं तरफ अल्फा अल्फा बीटा बीटा और सिग्मा, यह आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम है। हम देख सकते हैं कि पॉलीमरेज इंजाइम की रास्ता ऑपरेटर पे रिप्रेसर लगने से ब्लॉक हो चुका है, परंतु अब इसी में बी नहीं ए देखिए, ये बी था जिसमें लाल क्रॉस लगा था। अब ए में क्या होता है, तो ए में रिप्रेसर प्रोटीन तो बनता है पर उसे मिल गया लैक्टोज। यह लैक्टोज चारों तरफ, दोनों तरफ चार लैक्टोज के मालिक्यूल उससे अरेंज हो गए। जब ये लैक्टोज के मालिक्यूल रिप्रेसर से लग गए तो अब यह जो रिप्रेसर है उसमें सामने में तो लैक्टोज आ जा रहा है दोनों तरफ, तो इसलिए अब यह डीएनए पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और रिप्रेसर डीएनए पे बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा लैक ZYOA का, और इंजाइम भी तीनों के तीनों बनेंगे, परमिएज, एसिटिलेज एंड ग्लाइकोसाइडेज। यह बी इसमें जो है यह रिप्रेजेंट कर रहा था कि लैक्टोज के अनुपस्थिति में क्या होगा, और ऊपर वाले चित्र में लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होगा। तो लैक्टोज की अनुपस्थिति में नो ट्रांसक्रिप्शन, रेड क्रॉस, और लैक्टोज है तो रिप्रेसर को रेड क्रॉस, रिप्रेसर बाइंड नहीं कर सकता है ऑपरेटर पर, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन विल कंटिन्यू। तो ये दोनों स्थितियां यहाँ पर आपके सामने। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरान एंड निगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान। पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान में कैटाबोलाइट रिप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक कैप प्रोटीन है और एक साइक्लिक AMP नाम का इंड्यूसर है। अब यह साइक्लिक AMP जब CRP प्रोटीन से बाइंड करता है तब एक्टिवेटर ये बन जाता है। द CRP एंड साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू इट्स बाइंडिंग साइट एंड स्टिमुलेट RNA पॉलीमरेज। तो कहने का मतलब यह हुआ कि CRP प्रोटीन वैसे ही नहीं प्रोमोटर पे बाइंड होगा। कहाँ बाइंड होगा CRP प्रोटीन? प्रोमोटर पे बाइंड होगा। CRP के लिए एक साइट होता है, तो यह इनएक्टिव रहेगा तब नहीं बाइंड होगा, पर यदि इसमें साइक्लिक AMP अटैच्ड हो जा रहा है तब यह एक्टिवेट हो जा रहा है और यह जाके बाइंड कर जाएगा। कहाँ बाइंड करेगा?
कहाँ बाइंड करेगा बोलिए? ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, नहीं ये CRP प्रोटीन है या प्रोमोटर पे बाइंड करेगा। और CRP प्रोटीन जब प्रोमोटर पे बाइंड कर जाएगा तो यह DNA के प्रोमोटर वाले हिस्से का एफिनिटी बढ़ा देता है RNA पॉलीमरेज के लिए, इसलिए वहाँ पर RNA पॉलीमरेज सहजता से आके लगेगा और इससे इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन का दर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें भी ग्लूकोज से कैसे प्रभावित होती है, ग्लूकोज का क्या रोल है इसमें? तो ग्लूकोज प्रेजेंट, जब तक ग्लूकोज रहेगा तब तक साइक्लिक AMP लो रहेगा, CRP इनएक्टिव रहेगा एंड वेरी लो लैक एक्सप्रेशन। और जब ग्लूकोज एब्सेंट हो, एक्चुअली लैक्टोज की तुलना में ग्लूकोज प्रीफरेबल चॉइस है एनर्जी का, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब ग्लूकोज ही एब्सेंट है तब क्या होगा? साइक्लिक AMP ज़्यादा संख्या में बनेंगे, वो CRP प्रोटीन से बाइंड करेंगे और उसे एक्टिवेट कर देंगे। और जब यह एक्टिवेट हो जाएगा CRP प्रोटीन तो इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन। अब देखिए आप लोग को इन 5 सवालों का जवाब देना है। डिफाइन द फॉलोइंग: इंड्यूसर, रिप्रेसर, कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, फीडबैक कंट्रोल, ओपेरान। व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोज? व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिक AMP? एंड व्हाट आर एविडेंसेज ऑफ लैक ओपेरान? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोज? तो इन सब का जवाब इसी में है और आप लोग इसे देखें, सुने, पढ़ें, समझें और इसका जवाब आपको भेजना रहेगा।